वेदा करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की जो सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ में हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए, वेदा करियर इंस्टीट्यूट से जुड़ें और इन क्वेश्चंस का लाभ प्राप्त करें। तो आइए हम यहाँ पर इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इससे पहले आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ कि वेदा करियर इंस्टीट्यूट जो है इसको आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो अप कर सकते हो। तो चलिए इस क्वेश्चंस की सीरीज़ में हम यहाँ पर क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्वेश्चंस यदि आपने नहीं देखे हों तो उन क्वेश्चंस को भी आप यूट्यूब चैनल वेदा करियर इंस्टीट्यूट का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर जाकर आप उनको देख सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, चलिए इसमें हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम वाली विकिरण की तरंग संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पर हमको क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर तरंग संख्या से पूछा गया। हमें वेवलेंथ यहाँ पर दे रखी है, तरंग दैर्घ्य दे रखी है 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और इसकी हमको यहाँ पर तरंग संख्या कैलकुलेट करना है, वेव नंबर। क्या कैलकुलेट करना है? वेव नंबर। What will be the wave number of the radiations of the wavelength 5000 angstrom, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो वैल्यूज दे रखी है ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम में है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कभी कभी यहाँ पर ये जो एंगस्ट्रॉम वाला टाइटल है हो सकता है नैनोमीटर्स में भी मिले, ठीक है। नैनोमीटर में भी मिल सकता है, आपको पिकोमीटर में भी मिल सकता है, जो भी यहाँ पर आपको टाइटल मिले। तो इसके लिए आपको कन्वर्जन्स पता होना चाहिए यूनिट के कि 1 नैनोमीटर कितना होता है, 1 पिकोमीटर कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, ठीक है। तो इसके पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो कितना होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसी के आधार पर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि मैंने यहाँ पर देख लिया कि यहाँ पर हमें जो क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस दिए गए, इन ऑप्शंस में वैल्यूज किस में थी? मीटर में थी। तो इस कारण से हमको यहाँ पर किस में कन्वर्ट करना पड़ा? मीटर में। अब हमारे पास यहाँ पर तरंग संख्या या वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, इसको जान लेते हैं। तो जब हम यहाँ पर तरंग संख्या या वेव नंबर के फॉर्मूले की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, ठीक। लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ होती है। क्या होती है? वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य होती है। तो चलिए अब यहाँ पर इसी को क्वेश्चन को हम यहाँ पर आगे की ओर प्रोसीड करें। बस हमको क्या करना है? वैल्यूज पुटअप करना है, ठीक। लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 5000 एंगस्ट्रॉम। तो मैं यहाँ पर पुटअप कर दूँ, ठीक, 5000। अब यहाँ पर मैंने कन्वर्ट कर दिया था, एंगस्ट्रॉम से मैंने कन्वर्ट कर दिया था, किस में कन्वर्ट कर दिया था? मीटर में। तो यहाँ पर इनटू क्या हो जाएगा? -10। अब ये जो वैल्यूज आएगी वो सारी किस में आएगी? मीटर में चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आगे की ओर देखें, इसको कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ जो आपका 5000 है, इस 5000 को हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/10⁻3, ठीक है। 5 × 10⁻3 × 10⁻−10, ठीक। इसको और कैलकुलेट करेंगे जब तो क्या हो जाएगा? ये 1/5, ठीक। इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ। ये यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻3 × 10⁻−10 मतलब हो जाएगा 10 की पावर क्या हो जाएगा? -7। अब -7 और इस -7 को ऊपर ले जाऊंगा तो ये किस में चला जाएगा? प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर जो वैल्यूज होगी ये किस में होगी? ये मीटर इनवर्स में, ठीक है। ये वेव नंबर इज इक्वल टू 1/5 मतलब क्या होता है? 0.2 × 10⁻, क्या होता है? 7, ठीक, मीटर इनवर्स। ये हो गया वेव नंबर इज इक्वल टू। अब यहाँ पर आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा साइंटिफिक नोटेशंस, स्टैंडर्ड फॉर्म। जब आपने बेसिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें आपने साइंटिफिक नोटेशंस पढ़े होंगे कि जब भी यहाँ पर जो वैल्यू, जो डिजिट, जो पॉइंट लगाया जाता है, जो भी यहाँ पर जो पॉइंट लगाया जाता है, दशमलव लगाया जाता है, तो वो एक डिजिट के बाद। और ये जो वैल्यूज होती है साइंटिफिक नोटेशंस में आपने देखा होगा कि डिजिट जो होंगे 1 to 10 तक होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या था? 0.2 था, तो इसको मैं यहाँ पर 2.0 × 10⁻6
मीटर इनवर्स। तो ये यहाँ पर मेरा जो आंसर हो गया वेव नंबर का वो 2.0 × 10⁶ मीटर इनवर्स। अब यहाँ पर आप ऑप्शंस में देख लीजिए, यहाँ पर आपका ऑप्शंस में यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर होगा, क्या दे रखा है। एक ऑप्शन दे रखा है आपका 2 × 10⁻16 मीटर, ठीक, 2 × 10 क्या दे रखा है 10 मीटर। एक आपको दे रखा है 2 × 10⁻16, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका 16 नहीं होगा, ये क्या होगा, ये 6 होगा, ठीक है। ये आप यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है। क्या हो गया आपका आंसर 2 × 10⁶ मीटर, ठीक, मीटर इनवर्स। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आता है कि किसी परमाणु की तटस्थ अवस्था। अब यहाँ पर देखो, इसके लिए जो इंग्लिश में वर्ड है आप वहाँ पर देख लेंगे, हम जब देखेंगे उसको, तो तटस्थ अवस्था और उसकी उत्तेजित अवस्था के बीच ऊर्जा का अंतर कितना दे रखा है। ऊर्जा का अंतर वो दे रखा है हमें 3 × 10⁻19 जूल। इस संक्रमण के लिए आवश्यक फोटोन की तरंग दैर्घ्य क्या होगी। हमें क्या पूछा गया है, यहाँ पर वेवलेंथ पूछी गई है, तरंग दैर्घ्य पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया है, वेवलेंथ पूछी गई है, तरंग दैर्घ्य पूछी गई है। इंग्लिश में देखें जब क्वेश्चन को, तो इसमें यहाँ पर दिया गया है द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तटस्थ अवस्था मतलब यहाँ पर आपको पता चल गया क्या कहा जाता है इसे, ग्राउंड स्टेट एंड इट्स एक्साइटेड स्टेट, ठीक। कितने दे रखी है एनर्जी डिफरेंस 3 × 10⁻19 जूल, इतने जूल दे रखी हमको। तो हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो वेवलेंथ पूछी गई है, फोटोन रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रांजिशन, ठीक है। अब ये यहाँ पर आप ट्रांजिशन के बारे में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जब भी यहाँ पर एनर्जी लेवल होते हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन यदि E1 एनर्जी लेवल में है और ये इंटर करता है E2 एनर्जी लेवल में, ठीक है। E1 से E2 में कब जाता है, जब वो एक्साइटेड एनर्जी लेवल में गया, उसको वहाँ पर एनर्जी दी गई, कुछ एनर्जी यहाँ पर जब दी गई है तो एक्साइटेड स्टेट में गया, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस होता है, ये ट्रांजिशन क्या हुआ, ये ट्रांजिशन होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमको एनर्जी देना पड़ता है, और जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है। यहाँ हमको एनर्जी देना पड़ता है। और जब हायर एनर्जी लेवल से, ये E1 क्या था आपका, ध्यान रखना, लोअर एनर्जी लेवल, ठीक, लोअर एनर्जी लेवल होता है, और E2 जो होता है वो होता है आपका हायर एनर्जी लेवल, ठीक। तो ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। अब हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वेवलेंथ हमें निकालना है, तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि E = होता है hc/λ। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, जाना होगा कहीं ना कहीं कि एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर होती है, hc/λ, ठीक है, वेवलेंथ। अब यहाँ पर हमें h पता है, c पता है, और एनर्जी भी हम यहाँ पर जानते हैं, तो क्या वेवलेंथ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला हो गया, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वैल्यूज पुटअप कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पर एनर्जी अब हमें निकालना है लेमडा, तो लेमडा = क्या हो गया, hc/E, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन गया, उसको हमने यहाँ पर क्या किया, तो ये यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला था उसमें मॉडिफिकेशन किया, ठीक है, क्योंकि हमको निकालना था वेवलेंथ। अब यहाँ पर लेमडा = h आप जानते हो 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है, ये आप जानते हो। h की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक। c क्या होता है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸, ये किस में होती है, मीटर पर सेकंड, ठीक, अपॉन एनर्जी। E की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी थी कि ऊर्जा का अंतर कितना था, तो ऊर्जा का अंतर था 3 × 10⁻19 जूल। तो ये हमने यहाँ पर रख दी वैल्यू, ठीक, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, बस क्रॉस करना है, काटा पीट करो काटा पीटी, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर 3 से 3 गया, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो 19 है इसको हम ऊपर ले जाते हैं। लेमडा = 6.6 × 10⁻34 पहले से ही था, एज इट इज रख दिया मैंने, 10⁸ था, ठीक।
और ये जो 19 था इसको यदि ऊपर ले जाऊंगा तो 10 की पावर 19, लेकिन ये माइनस में था यहाँ नीचे, ध्यान रखना, तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर लेमडा इज इक्वल टू ये 6.6 इंटू, बस ये इतनी वैल्यू आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो जब 19, अब इनको क्या करोगे, ऐड करोगे, 19 और 8 कितने हो गए, 27। ठीक, 27, और उसमें से आप यहाँ पर माइनस कर दो, 34 में से 27 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, -7। ठीक है, कितना होगा, क्योंकि ये यहाँ पर आपके 34 थे। ठीक, इसके बाद यदि आप एक स्टेप और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो कि ये यहाँ पर आप 6.6 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पर -34 रहने दो, और इसको आप क्या कर सकते हो, 10 की पावर 27 कर लो, और 34 में से 27 को माइनस करो, साइन किसका होगा, माइनस का। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो गया, 6.6 इंटू 10 की पावर -7। अब यहाँ पर आप देख लीजिए 6.6 इंटू 10 टू द पावर -7, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से आपको यदि क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन से घबराना नहीं है, हमें यहाँ पर फॉर्मूले को क्वेश्चन को पहले आसानी से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करो, तो आपका आंसर यहाँ पर बढ़िया तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस, धैर्य बहुत जरूरी है। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्सर्जन रेखाओं की उस समय अधिकतम संख्या क्या होती है। क्या पूछा गया है, उत्सर्जन रेखाओं की उस समय अधिकतम संख्या क्या होती है जब n बराबर 6। देखो इसको मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया। ठीक, यहाँ से कहीं ना कहीं हमको क्लू मिलेगा। इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं का उत्तेजित इलेक्ट्रॉन तलस्थ अवस्था, अब यहाँ पर आप जानते हो तलस्थ अवस्था मतलब क्या होता है, ग्राउंड स्टेट होता है या नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर कहीं ना कहीं पिछले क्वेश्चन में भी पढ़कर आए थे, तलस्थ अवस्था में आ जाता है। अब यहाँ से हमको इंग्लिश में देख लें इसको, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इमिशन लाइंस व्हेन n इज इक्वल टू 6। क्या कहा गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइंस क्या होगी जब n बराबर कितना दिया गया हो, 6 दिया गया हो, तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो होगा हाइड्रोजन एटम का वो ग्राउंड स्टेट में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है वो होता है n(n-1/2)। ठीक है, इस फॉर्मूले की सहायता से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमें यहाँ पर n की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। n की वैल्यू 6 दे रखी है, तो 6 - 1 कर देता हूँ मैं (2). ठीक, यहाँ पर क्या हो गया, 6 × 5, क्या हो गया यहाँ पर 6 × 5। ठीक, क्योंकि 6 - 1 तो 5/2 मतलब 30। ठीक, (2), तो आंसर कितना हो गया, 15। तो यहाँ पर आप देखिए कौन सा आंसर होगा, बी। ठीक, 15। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन क्वेश्चंस को हैंडल कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि बोहर के सिद्धांत को कुछ आयनों पर भी लागू किया जा सकता है। क्या कहा गया है, बोहर के सिद्धांत को कुछ आयनों पर भी लागू किया जा सकता है। बोहर्स प्रिंसिपल कैन आल्सो बी अप्लाइड टू सम आयंस। अब यहाँ पर किन पर अप्लाई किया जा सकता है, ये हम यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। हाँ, ऑप्शन में हमें यहाँ पर दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया है हीलियम 1+, दूसरा दिया गया है लिथियम 2+, तीसरा ऑप्शन दिया गया है बेरिलियम 3+, और चौथा ऑप्शन दिया गया ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से कमेंट करके बताओ आप भी यहाँ पर कि आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि बोहर मॉडल, बोहर थ्योरी, बोहर का कंसेप्ट आप कहीं ना कहीं जानते हो, तो इसके आधार पर यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करो। जल्दी से आंसर दो, क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें क्या होगा। बोहर के सिद्धांत को कुछ आयनों पर लागू किया जा सकता है। आपने यहाँ पर इसके सिद्धांत को पढ़ा होगा। ठीक है, इसके अनुसार आंसर यहाँ पर दें। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर आंसर दे रहे हैं कि सर डी, ऑल ऑफ द अबोव। ऑल ऑफ विच की जगह यहाँ पर ऑल ऑफ द अबोव कर लो, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, ऑल ऑफ द अबोव। ठीक, क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। अच्छा, डी, कुछ सी की ओर भी जा रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए। क्या है आंसर, बी। ठीक है,
अब ये यहाँ पर डी कैसे है, तो यहाँ पर इन्होंने जो बताया है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन की कंडीशन जो होती है बोहर के सिद्धांत के अकॉर्डिंग, तो उसमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के लिए ही यहाँ पर एप्लीकेबल होती है। किसके लिए? एक इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। जैसे आपके पास हाइड्रोजन जो होता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। अब यहाँ पर He+, क्या इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है? हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आप जानते हो 2 होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की बात की जाएगी तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 है, क्योंकि आप देखो इस पर एक प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। यदि हम यहाँ पर बात करें तो लिथियम, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जो होगा 1 होगा। क्यों? क्योंकि इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। एटॉमिक नंबर तो 3 होता है। कितना होता है एटॉमिक नंबर? 3 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 प्लस है तो इससे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसमें 1 होगा। जब बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर तो 4 होता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है 1 होगा। क्यों? क्योंकि 3 पॉजिटिव चार्ज है। मतलब यहाँ पर आपका आंसर जाता जो दिखाई देगा वो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव इस प्रकार से यहाँ पर गया। ठीक है, आ गया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर बोहर सिद्धांत से ही आता है, लेकिन यहाँ पर हल्का सा यहाँ पर वेरिएशन है। उसमें क्या है? देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि बोहर के सिद्धांत के अनुसार दूसरी कक्षा, देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू बोहर्स प्रिंसिपल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिटल। ठीक है, क्या होगा? सेकंड ऑर्बिट में यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो आप जानते हो कि एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका यदि फॉर्मूला आपको पता है तो इसके आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बढ़िया तरीके से आप देते हुए दिखाई दोगे। पता है क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो ये हमारे पास यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π। ठीक, इस फॉर्मूले की सहायता से यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर हम कि दूसरी कक्षा किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के यदि कोणीय संवेग को निकालना हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर n की वैल्यू, तो हमें n की वैल्यू यहाँ से मिली। दूसरी कक्षा जो कहा गया है ये n की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। n इज इक्वल टू यहाँ पर 2 हो गया, तो जब हम यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2h/2π, 2 से 2 कैंसल, तो आंसर क्या हो गया? h/π। क्या होगा आंसर? h/π। ऑप्शन में देख लो किस ऑप्शन में है। अच्छा, पहला तो यहाँ पर नहीं होगा। अच्छा, दूसरा h/π, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन यहाँ पर है कैथोड किरणों से रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ पर आप जानते हो कैथोड किरणें किसे कहा जाता है? कैथोड किरणें जो होती हैं वो किसे कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन को कहते हो, आप यहाँ पर जानते हो। इसलिए हमारे पास यहाँ पर इनकी विशेषताओं से रिलेटेड है कि कौन सा कथन कैथोड किरणों की विशेषताओं के बारे में सही नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कभी कभी हम यहाँ पर जल्दीबाजी में क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और फिर वहाँ पर उसके ऑप्शंस को देखते हुए हम यहाँ पर जल्दीबाजी में ऑप्शन जो है क्वेश्चन में क्या पूछा गया और उसको सही से नहीं पढ़ा और जल्दी में हमने यहाँ पर आंसर लगा दिया। तो हमारे पास यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्या कहा गया है? नॉट करेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैथोड रेज। पहला ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने दिया है कि वे कैथोड से शुरू होकर, कहाँ शुरू होती है? कैथोड से शुरू होकर एनोड की ओर जाती है। ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम कैथोड एंड गोज टुवर्ड द एनोड। फिर यहाँ पर नेक्स्ट कहा कि दे मूव इन द स्ट्रेट लाइन इन अब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहा? कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की अब्सेंस में क्या करती है? ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। वे किसी बाहरी विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के अनुपस्थिति में कैसी गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। थर्ड दिया गया है कैथोड किरणों की विशेषताएं। कैथोड किरण नलिका के इलेक्ट्रोडों के पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड ऑन द मेटल ऑफ एन इलेक्ट्रोड ऑफ कैथोड रे ट्यूब। और लास्ट ऑप्शन दिया गया है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैथोड रेज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट।
किस पर डिपेंड कर रहा है? उन्होंने कहा है कि नेचर जो होती है ऑफ द गैस इन द कैथोड रे ट्यूब, इस पर यहाँ पर क्या करता है? डिपेंड करता है। अब यहाँ पर ऑप्शन जो क्वेश्चन दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमें यहाँ पर बताना था। तो आप यहाँ पर जानते हो कि जब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा, कैथोड रे जो एक्सपेरिमेंट होता है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये जो कैथोड रेज होती है ये गमन कहाँ से कहाँ करती है? तो ये यहाँ पर नेगेटिव कैथोड से कहाँ गमन करती है? ये गमन करती है आपकी एनोड की ओर। ठीक है, कहाँ गमन करती है? एनोड की ओर। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा पहला यहाँ पर क्या हुआ? ये ऑप्शन तो सही हुआ, गलत नहीं है, ये ऑप्शन सही है। फिर यहाँ पर दूसरा इन्होंने कहा कि किसी बाहरी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, कैसी गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक, और कैसे? ये यहाँ पर कहाँ से कहाँ चलती है? तो कैथोड से एनोड की ओर। दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। थर्ड ऑप्शन को देखें, कैथोड किरणें की विशेषताएं कैथोड किरण नलिका के इलेक्ट्रोड के पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है, तो ये भी सही बात है कि ये यहाँ पर निर्भर नहीं करती है। तो तीनों यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स थी, लेकिन जो चौथी विशेषता होती है कि गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हुआ। क्या होगा? गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर यदि नहीं करती हुई होता तो फिर हमारा यहाँ पर आंसर क्या होता? ये यहाँ पर हो जाता। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग भी यहाँ पर जो विशेषताएं नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारा आंसर पर क्या होगा? डी। ठीक है, आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, क्वेश्चन क्या पूछा गया था? कैथोड किरणों की विशेषताओं से पूछा गया था कि कौन सी विशेषता नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर जो लास्ट विशेषता थी, जो लास्ट प्रॉपर्टी थी कि कैथोड किरणें जो होती हैं इनकी विशेषताएं होती है कि ये यहाँ पर नलिका में उपस्थित गैस जो होती है इसकी जो प्रकृति होती है उस पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पर पूछा गया है कि दो परमाणुओं को समभारिक कहा जाता है यदि, क्या है ऑप्शंस हमको यहाँ पर दिए गए हैं, ध्यान से देखते हैं। उनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न हो। दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, उसने क्या कहा कि एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर क्या हो? अलग अलग हो। दूसरा दिया गया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो। इलेक्ट्रॉन सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन जो हो एन की संख्या क्या हो? अलग अलग हो। थर्ड ऑप्शन दिया गया है कि उनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, एन की वैल्यू कैसी हो? सेम हो, समान हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हो वो कैसी हो? भिन्न हो। और लास्ट ऑप्शन दिया गया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग हो वो कैसा हो? तो वे योग जो हो हमारे पास यहाँ पर समान हो और प्रोटॉन की संख्या क्या हो? तो भिन्न हो। ठीक है, द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो योग हो वो सेम हो, सिमिलर हो, लेकिन हमारे पास यहाँ पर प्रोटॉन्स की संख्या कैसी हो? तो डिफरेंट हो। जल्दी से का आंसर कमेंट करो कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जब दो परमाणु उनको समभारिक हम करेंगे। कौन सी कंडीशन यहाँ पर समभारिक को डिनोट करती है? जल्दी से कमेंट करो जब सभी स्टूडेंट्स। इसका मतलब आपको पता होगा तो इसका आंसर बहुत ही बढ़िया तरीके से जल्दी आप यहाँ पर दे दोगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर दे रहे हैं सी, कुछ डी की ओर भी जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर दो सभी। सी डी, कुछ ए भी यहाँ पर लगा रहे हैं। क्या होगा आंसर? क्या है सही? क्या होगा? सी या डी? मैक्सिमम यहाँ पर सी डी की ओर जा रहे हैं, तो सी या डी में से यहाँ पर आंसर होना चाहिए। क्या होगा? देखो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं समभारिक का कंसेप्ट। देखो समभारिक जो होते हैं इनमें यहाँ पर इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि सम में समान और भारिक मतलब भार। तो मतलब हमारा यहाँ क्या हुआ? तो जिसमें यहाँ पर एटॉमिक जो मास हो वो वहाँ पर कैसा हो? तो सिमिलर हो या समान हो। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आंसर्स को देखते हैं, ऑप्शंस को देखते हैं और क्या ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया था कि परमाणु क्रमांक समान हो, तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक समान की बात तो नहीं होगी क्योंकि हमने यहाँ पर भार समान की बात की थी। समान क्या होना चाहिए? भार होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट तो नहीं होगा। सेकंड देखें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो,
लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो, तो n की वैल्यू जो होगी ये यहाँ पर भिन्न होगी, ऐसा यहाँ पर नहीं कहा गया, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फर्स्ट कैंसिल करो, सेकंड भी यहाँ पर क्रॉस किया। थर्ड देखें, न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो समान हो लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न हो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न हो ऐसा हमने यहाँ पर नहीं यहाँ पर कहा, हमने क्या कहा था कि मास यहाँ पर समान हो और परमाणु क्रमांक जो होगा वो भिन्न होगा, क्योंकि इसके अपोजिट यदि आप वहाँ पर करते तो परमाणु क्रमांक कैसा होता, भिन्न होता, डिफरेंट होता, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो हमारा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसमें भी यहाँ पर हमें समान भार की बात नहीं की गई है, हमें क्वेश्चन में यहाँ पर समान भार की बात नहीं की गई है, लेकिन आपको यहाँ पर ये तो जरूर पता है, क्या पता है कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन P+N, इसे हम यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम यहाँ पर न्यूक्लियॉन के नाम से जानते हैं। इसे न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है, या आप यहाँ पर एटॉमिक मास भी यहाँ पर इसके नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर इस आधार पर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि P+N की संख्या का योग समान। तो आ गया ना हमारा यहाँ पर आंसर कि समभारिक मतलब क्या था, P+N मतलब एटॉमिक मास, परमाणु भार क्या हो, समान हो, लेकिन प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो। तो प्रोटॉन की संख्या मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन की संख्या मतलब परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक क्या हुआ, एटॉमिक नंबर क्या है आपका, डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट ही होता है। जब हम आइसोबार की बात करते हैं तो आइसोबार में यही कंडीशन तो अप्लाई की जाती है। ठीक है, आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछा गया है कि तीसरी कक्षा से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या होगी। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द थर्ड ऑर्बिट विल बी, क्या होगा, थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर कक्षकों की संख्या जो होगी वो तीसरी कक्षा से संबंधित कक्षकों की संख्या कितनी होगी, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, किस फॉर्मूले की सहायता से हम यहाँ पर जो कक्षकों की कुल संख्या जो होती है इसको निकालते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है n²। ठीक है, n²। अब n मतलब क्या, तो किस कक्षा की बात कर रहा है, वो तीसरी कक्षा की बात कर रहा है। तो जब तीसरी कक्षा की बात कर रहा है मतलब 3 का स्क्वायर करो, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो इस आधार पर हमारा आंसर यहाँ पर जो जाता हुआ दिखाई देगा वो C क्या होगा। आ गया समझ में। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि उसने क्या पूछा था, कक्षकों की कुल संख्या, कितने कक्षक होंगे तीसरी कक्षा में, तो उसको यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना था और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n² की सहायता से निकालते हैं। ठीक है, तीसरी कक्षा। अब तीसरी कक्षा मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारे पास नाभिक होता है, नाभिक में होते हैं प्रोटॉन जिस पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल होते हैं। ये पहली कक्षा जिसमें n की वैल्यू होती है 1, ये दूसरी कक्षा जिसके लिए n की वैल्यू क्या होती है 2, ये तीसरी कक्षा, ठीक, जिसमें n की वैल्यू क्या होगी 3 होती है। तो इस कक्षा के लिए उसने पूछा था कि यहाँ पर कक्षकों की कुल संख्या कितनी होगी, तो वो होगी यहाँ पर 9। ठीक है, आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कक्षीय कोणीय संवेग। जो कक्षीय कोणीय संवेग होता है वो किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है। ठीक, द टोटल द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड ऑन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, तो ऑर्बिटल जो एंगुलर मोमेंटम होता है इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला या सूत्र होता है, इसकी सहायता से हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है वो L+1, ठीक है, H/2π। ठीक, L+1 H/2π। इस फॉर्मूले की सहायता से हम यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम जो होता है इसको हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अंडर रूट में होगा ये, ठीक है, अंडर रूट में होती है ये वैल्यू L+1 H/2π। ठीक, H/2π। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देखो कि इसमें वैल्यू हमें किसकी लग रही है, तो L का मान
एल की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। यदि हमको यहाँ पर एल होगा तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किस पर डिपेंड हुआ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर ए नंबर, क्योंकि ए ऑप्शन में ही हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा था, एल। ठीक है, एल क्या होता है, कौन से क्वांटम नंबर के अंतर्गत आता है, ये जानते हो आप। एल जो होता है ये यहाँ पर आपका क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये क्वांटम नंबर के अंतर्गत आता है। ये वाला टाइटल आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, क्वांटम नंबर्स भी 4 प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। इस रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आएगा, उसको आप वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन, चलिए वही क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक ही कक्षक में रहने वाले 2 इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दूसरा दिया गया है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा दिया गया है स्पिन क्वांटम नंबर, फोर्थ दिया गया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आंसर होगा यहाँ पर, जल्दी से कमेंट करें। ए, बी, सी या डी, क्या होगा। क्या कहा गया था कि एक ही कक्षक में रहने वाले 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब आप एक कक्षक की बात करते हो, किसकी बात करते हो, एक कक्षक की बात करते हो, और इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उसको आप यहाँ पर किससे आइडेंटिफाई करते हो, कैसे डिस्टिंग्विश करते हो। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पर स्पिन को डिनोट करता है +1/2, और ये जो है ये -1/2 स्पिन को डिनोट करता है। ठीक है, तो इसके आधार पर आप यहाँ पर क्या बताओगे कि आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो स्पिन की जब बात की तो इसने यहाँ पर आंसर क्या हो गया, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, क्योंकि ऑर्बिटल एक ही कक्षक था और कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हमको आइडेंटिफाई करना है। तो वो कैसे बताओगे, उसको हम स्पिन क्वांटम नंबर से बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपका जो टाइटल आया है कि क्वांटम नंबर्स में आपके जो टाइप्स होते हैं, मैग्नेटिक, पहला आपका यहाँ पर क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, दूसरा होता है आपका एजीमुथल, तीसरा यहाँ पर होता है मैग्नेटिक, और जो फोर्थ होता है वो चुंबकीय। ठीक है, तो 4 प्रकार के क्वांटम नंबर होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से प्रदर्शित करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है इसको आप L से प्रदर्शित करते हो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसका यहाँ पर मैग्नेटिक का फर्स्ट लेटर क्या आया, M से प्रदर्शित किया जाता है। और स्पिन का पहला यहाँ पर लेटर क्या है, S, मतलब यहाँ पर S। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर आपके 4 क्वांटम नंबर्स हैं, और इस रिलेटेड में क्वेश्चन आएगा तो उसमें वहाँ पर आपको डिस्कस करेंगे कि क्वांटम नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, आ गया समझ में ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेवलेंथ जो होती है स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, क्या कहा गया, उत्सर्जित वर्णक्रमीय रेखा, क्या कहा गया है, वर्णक्रमीय रेखा की तरंग दैर्घ्य किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आपको यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो डिस्कस किया था उसमें हमने एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, E = hc/λ। यदि उस फॉर्मूले को आपने ध्यान से वहाँ पर पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आप बढ़िया तरीके से दे दोगे। क्या होगा आंसर, क्या एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर वेलोसिटी या वेग के, या रेडियस के, या फिर फोर्थ ऑप्शन दिया गया था क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर के। क्या होगा, इस फॉर्मूले की सहायता से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि जो तरंग दैर्घ्य, क्या कहा गया है, उत्सर्जित वर्णक्रमीय रेखा की तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य मतलब क्या होता है, लैम्डा की बात की है उसने, और लैम्डा किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। तो एनर्जी किसके, एनर्जी या ऊर्जा के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
द्वारा दर्शाया जाता है। क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जल्दी से कमेंट करें। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम विल बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोस, ए बी सी या डी। जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर यहाँ पर, ए बी सी या डी। देखो नियॉन, ये तो आपको सिमिलर दिखाई दे रहा है सभी में, ठीक। इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है कि क्या आंसर होना चाहिए। क्या फर्स्ट ऑप्शन इसमें देखो 3s2 3p6, पहले तो आपको ये पता हो क्रोमियम तो एटॉमिक नंबर और उसका सिंबल क्या होता है, सिंबल यहाँ पर Cr, एटॉमिक नंबर होता है 24, ठीक है 24 होता है। लेकिन ये यहाँ पर एक अपवाद के तौर पर रहता है, इसके साथ एक आपका कॉपर भी होता है, जो दोनों क्या करते हैं अपवाद के तौर पर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अब डिफरेंट होता है तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ हमें 3s2, अच्छा मतलब यहाँ पर 12 हो गए, ये यहाँ पर 18 हो गए, 3p6, फिर यहाँ पर 3d1 4s2, ठीक है 3d1 4s2। तो 3d1 4s2 यहाँ पर क्या हुआ, एटॉमिक नंबर किसके लिए यहाँ पर हो गया, ये आपका यहाँ तक 18 हो गए, ये 19 20 21, इस 21 किसका होता है, स्कैंडियम। तो हमें तो किसकी बात की गई है, क्रोमियम की, तो ये तो स्कैंडियम का हो गया। ये यहाँ पर किसका हुआ, नियॉन 10 है यहाँ तक, ठीक, ये यहाँ तक 10 है आपके, ये यहाँ पर कितने हो गए 12, ये कितने हो गए 18, ये हो गया 20, ये भी यहाँ पर आपका 21, 3d2। तो इस प्रकार की कंडीशन तो यहाँ पर होती नहीं है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि 4s कंप्लीट होने के बाद 3d में जाता है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। थर्ड देखें 3s2 3p6, यहाँ तक 10 थे, ठीक, ये आप जानते हो। फिर यहाँ पर 3s2 ये 12, उसके बाद यहाँ पर 18 ऑर्गन तक हो गई, ये 3d5 4s1। तो ये आंसर यहाँ पर होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। लेकिन आप फोर्थ ऑप्शन को भी देख लें, 3s2 3p6 4s2 4d4। तो इस प्रकार की कंडीशन यहाँ पर किसके लिए हो जाती है, 4s2। तो ये यहाँ पर आपके देखो यहाँ तक तो 18 हो गए, ये यहाँ पर 20 और 4 24, ठीक। लेकिन इस प्रकार की कंडीशन यहाँ पर 24 नहीं होती है इसमें, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, 4 और 2 6, तो 6 तो आपका जाता तो 24, लेकिन जो एक्सेप्शन के तौर पर जो होता है वो डी में 5 होते हैं और एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इसका जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन जो बनता है देखो इस प्रकार से बनता है 1s2, ठीक, ये हो गया आपका 2s2, फिर ये यहाँ पर आपके p में हो गए कितने 6, 2p6, 1s2 2s2 2p6, फिर हो गया आपका 3s जो है इसमें 1, और d में कितने हैं, तो d में आपके एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 और 5, तो 3d5 और ये आपका 3s नहीं होगा। अच्छा 3 यहाँ पर आपका पहले क्या होगा 3s2, ठीक है 1s2 2s2 2p6, फिर आपका क्या आता 3s2 आता, फिर 3p आता 3p6, ठीक। फिर उसके बाद आपका क्या आता 4s 1 और 4s के बाद आपका आता d, ठीक है। तो ये आपका 3d क्या होता है 3d5, 1 2 3 4 और 5, इस प्रकार से यहाँ पर आपका होता, ठीक है। पहले यहाँ पर मैंने 3s बना दिया था तो उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर यहाँ पर आपका क्या होता है, तो ये आपके 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और 3d जो होता है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको 4s2 है, ठीक है, ये 4s1 है और ये 3d में कितने हैं 5 है, ठीक है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी प्रकार की कंडीशन, ये यहाँ पर एनी लिख दिया है, तो ये यहाँ तक आपको जो है वो नियॉन के तौर पर बता दिया, क्योंकि नियॉन जो होता है इसका 10 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एनी लिख दिया 10, इसके बाद का आपको बता दिया कि 3s2 3p6 3d5 4s1।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जलीय माध्यम में रंगहीन विलयन बनाता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म अ कलरलेस सॉल्यूशन इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में कौन कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। इसकी प्रॉपर्टी आपको पता होगी तो इसका आंसर आप जल्दी से दे दोगे। जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए यहाँ पर आंसर। ए आयरन 2+ होना चाहिए, दूसरा दिया गया था क्रोमियम 3+, थर्ड दिया गया था मैंगनीज 2+ और फोर्थ दिया गया था जिंक 2+। जल्दी से बताओ। इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। कलरलेस जो सॉल्यूशन होते हैं वो कब बनते हैं। ठीक है, तो कलरलेस का जो कंसेप्ट होता है वो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि नहीं होंगे तो वो वहाँ पर जो कलरलेस सॉल्यूशन देता है वो दिखाई देगा। ठीक है, क्या होता है कलरलेस का कंसेप्ट क्या होता है। कलरलेस सॉल्यूशन बराबर क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि Fe2+ जो होगा तो इसमें क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है, किस प्रकार से कंडीशन होगी जल्दी से बताओ। Fe2+ एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना होता है 26 तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा आउटर मोस्ट में क्या होगा 4s में यहाँ पर 2 और 3d में कितने होंगे, तो 3d में आपके कितने हो गए, ये यहाँ से आप 2 कम कर दो, 26 में से 2 तो 24, तो ये यहाँ पर 3d4। ठीक है, 3d4 हो गया। इसमें यहाँ पर क्रोमियम में देखो, क्रोमियम में कितना होगा, Cr के ऊपर 3+ है। ठीक है, अब 3+ है तो ये 3+ कहाँ से जाएंगे, आपका एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है 4s1 रहता और 3d कितना होता है 5 होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, लेकिन उस पर कितने चार्ज हैं 3+ चार्ज है। तो 3+ से मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, तो एक यहाँ से गया है आपका s से, तो 4s में 0 हो गए और 3d में 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गए, मतलब यहाँ पर क्या हो गया 3d3। तो 3d3 तो ये यहाँ पर जो कंडीशन होगी, ठीक है, कंडीशन क्या होगी, ये भी यहाँ पर अनपेयर्ड होगी या नहीं होगी देखते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर मैंगनीज आता है। ठीक, मैंगनीज जो होता है इसका यहाँ पर 2+ है, तो 2+ चार्ज है, मतलब यहाँ पर 25 होता है एटॉमिक नंबर और 25 होता है। तो इसमें यहाँ पर आपके क्या होंगे 4s में यहाँ पर 2 और आपका 25 होता तो 2 जाते, तो यहाँ पर d में कितने बचते, तो ये बचते आपके पास 3। और जब जिंक की बात करते हैं तो जिंक में क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको 2+ है, तो ये यहाँ पर 3d में कितने होंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 4s में कितने हैं 0 हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जब देखते हो 4 ऑप्शंस जो हमको दिखाई दे रहे हैं, तो ये यहाँ पर आपका जो 4th ऑप्शन है इसमें यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर आप देखो जब 10 3d10 तो जब 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये कंप्लीटली क्या हो गया फुलफिल हो गया। ठीक, जब यहाँ पर 3 है तो d में तो आपके कितने होते हैं, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये तो क्या होगा आपका अनपेयर्ड की कंडीशन दिखाएगा यहाँ पर। ठीक, इसी प्रकार से आपका क्रोमियम भी दिखाएगा और आयरन भी दिखाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो आंसर होगा जलीय माध्यम में रंगहीन विलयन जो बनाएगा वो आंसर यहाँ पर डी जिंक 2+। ठीक है, चलिए आगे की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें यहाँ पर दे रखा है, किस कक्षक में क्या कहा गया है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होता है वो 0 होता है। तो ये आपको यहाँ पर पता है कि जब हम यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए 0 किस में होता है, तो s में, तो ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर क्या हो गया 2s। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आता है, कौन सा एक गलत कथन है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। हमें यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट जो है उसको आइडेंटिफाई करना था। क्वेश्चन जो दिया गया था उसके यहाँ पर अकॉर्डिंग ऑप्शन दिया गया है हमें कि s कक्षीय में इलेक्ट्रॉन के कुल यहाँ पर जो कक्षीय कोणीय गति है वो 0 के बराबर होती है। ठीक है,
टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल जो होता है वो इक्वल टू 0। क्या कहा गया था? इलेक्ट्रॉन की कुल कक्षीय कोणीय गति शून्य के बराबर होती है। ध्यान से देखना। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कक्षीय को 3 क्वांटम संख्याओं द्वारा क्या किया जाता है? नामित किया जाता है, जबकि एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को 4 क्वांटम संख्याओं द्वारा नामित किया जाता है। ठीक है। थर्ड दिया गया था n परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिया गया है। n परमाणु मतलब नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको दिया गया है। और लास्ट ऑप्शन दिया गया था द वैल्यू ऑफ m फॉर dz²। क्या दिया गया है? dz² के लिए जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0 होती है या शून्य होती है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करें यहाँ पर कि आंसर क्या होगा, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, रॉन्ग है। ठीक है, ध्यान से आप देखें इस स्ट्रक्चर को भी, यहाँ पर जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, विन्यास दिया गया है, इसको भी ध्यान से देखें। चलिए क्या होगा, आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। A B C D क्या होगा? देखो पहला ऑप्शन तो जो हमने यहाँ पर दिया गया है हमको, वो हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर ये तो सही होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पर इन ऑप्शंस को ही ठीक डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन क्या हो रहा है? ये सही हो रहा है। दूसरा क्या दिया है कि कक्षीय को 3 क्वांटम संख्याओं द्वारा नामित किया जाता है, जबकि एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को 4 क्वांटम संख्या द्वारा नामित किया जाता है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। और थर्ड जो दिया गया था कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि नाइट्रोजन सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है, आप सब जानते हो। ठीक है, 7 यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर होता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखा गया है तो इसमें ये तो यहाँ पर अपोजिट स्पिन ये सही लिखा गया, ये सही लिखा गया, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक हो गई। यहाँ पर आपके जो 2p है इसमें 2px1 2py1 तो सही है, लेकिन जो z है इसकी स्पिन यहाँ पर अपोजिट कर दी गई। जब तक आपका यहाँ पर क्या होगा, जब तक यहाँ पर आपके एक ही स्पिन सेम स्पिन के नहीं होंगे तब तक वहाँ पर आपकी पेयरिंग या अपोजिट स्पिन का नहीं आएगा। मतलब यहाँ पर आपका स्पिन जो होना चाहिए था वो इस प्रकार से होना चाहिए था। इस कारण से यह आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा? आंसर यही होगा, लेकिन जो गलत स्टेटमेंट था वो गलत स्टेटमेंट के तौर पर हमको यहाँ पर ये चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है, चलिए तो आज की जो क्लास है, आज का जो यहाँ पर जो क्वेश्चन सीरीज का सेशन है, इस सेशन को हम यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, अच्छे से यहाँ पर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।